आज हम लोग पन्नालाल पटेल लिखित उपन्यास मानविनी भवाई, जो गुजराती उपन्यास है, का प्रथम भाग हम लोग देखेंगे, सुनेंगे। पन्नालाल पटेल लिखित उपन्यास मानविनी भवाई गुजराती कथा साहित्य का ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतीय कथा साहित्य की श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। इसकी मुख्य कथा के केंद्र में कालू का नाम लिया जा सकता है, जो इस उपन्यास का मुख्य पात्र है। इस दृष्टि से इस उपन्यास की कथा वस्तु कालू के जन्म का समय, दूसरे शब्दों में कालू के जन्म के समय से ही इस उपन्यास की कथा का जन्म होता है। वह धीरे धीरे घटनाओं के उतार चढ़ाव को पार करती हुई क्रमशः आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। कालू का जन्म पत्थर पर दूब निकल आने से कम आश्चर्य और सौभाग्य की बात नहीं है। ऐसा न केवल कालू की माँ अपितु गांव की स्त्रियां भी मानती है। दूसरी बात यह है कि उस क्षेत्र में पूजे जाने वाले कालिया देव, काला देव, जिसे लोग वाग साला जी, श्याम जी अर्थात श्री कृष्ण जी के नाम से पुकारते हैं, का मंदिर है। इसे जानकर गांव की स्त्रियां कालू की मां रूपा डोसी और पिता वाला भाई पटेल के घर पर उमंग मनाने के लिए इकट्ठी होती हैं। नामांकन और ग्रह दशा का विचार करके नवजात शिशु का नाम काला देव के आशीर्वाद से होने का विश्वास करके कालू रखा गया। उस गांव का मुखिया परमा पटेल था, जिसकी पत्नी का नाम माली था। चूंकि माली ईर्ष्यालु स्वभाव की नारी थी, यही कारण था कि कालू के पैदा होने से उसे अच्छा नहीं लगा। यूं तो उसके 3 बेटे थे, रणछोड़, नाथा और नाना। उनकी पत्नियां भी थीं और उनके बेटे बेटियां भी। फिर भी माली को किसी का सुखद परिवार अच्छा नहीं लगता था। उसके विपरीत उसका पति परमा पटेल बहुत ही उदार और परंपरावादी था। स्त्री स्वभाव और उस पर ईर्ष्यालु स्वभाव ने माली को इस कदर विवेक शून्य बना दिया था कि वह अपने ही खानदान के बेटे कालू का पैदा होना अपनी फूटी आंखों से भी देखना अच्छा नहीं समझती थी। ज्योतिषों की इस भविष्यवाणी से वह और भी जरने लगी थी कि कालू एक दिन समाज का एक महान आदमी बनेगा। इस तरह के ईर्ष्या भाव से वह कालू के माँ बाप से लड़ती झगड़ती रहती थी। यही नहीं, उसने तो यह मन ही मन ठान लिया कि वह कालू की सगाई होने ही नहीं देगी। विधि के अनुसार कालू के पिता का निधन उस समय हो गया जब वह केवल 4 वर्ष का था। माँ ने कालू का लालन पालन करके उसे बड़ा किया। बड़ा होने पर कालू की सगाई हो गई, लेकिन माली को यह देखकर बहुत ईर्ष्या हुई। उसने कालू की सगाई तुड़वाने की कसम खा ली। इसके लिए उसने जो कुछ योजना बनाई उसमें वह सफल हो गई। फलस्वरूप कालू की सगाई टूट गई। इस कथा का घटनाक्रम कालू और उसके बचपन के साथी राजू के परस्पर मेल मिलाप से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कालू का संबंध राजू के प्रति बेजोड़ था। इस कथा के
इस उपन्यास के नायक हम लोग कालू को कह सकते हैं और नायिका का नाम राजू है। इसी प्रकार राजू का भी कालू के प्रति अनन्य प्रेम है। दोनों ही बचपन के जिगरी दोस्त हैं। बड़ा होने पर भी दोनों एक साथ ही रहना चाहते हैं। इसका यही कारण है कि दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति उत्पन्न आकर्षण स्थायी रूप ले चुका था। लेकिन विधि के विधान ने कुछ और ही कर दिखाया। राजू की सगाई पड़ोस के एक गांव के एक दुआह लड़के से हो जाती है। शादी के बाद वह विदा हो जाती है। उधर कालू की सगाई राजू के जेठ की लड़की भली के साथ हो जाती है। इस तरह राजू कालू की प्रियतमा और प्रेयसी ना होकर उसकी चाची साथ बनकर रह जाती है। इसका कालू को कठोर अनुभव होता है। वह राजू के लिए तड़पने लगता है। उसी समय कालू की माँ का निधन हो जाता है। निधन होने से पहले वह कालू से यह वादा करवा लेती है कि वह दूसरी शादी कभी नहीं करेगा। यूँ तो उस समय के समाज में एक से अधिक शादी करके पत्नी लाने का अधिकार किसी को भी नहीं था। ऐसा होने पर कालू के सामने यह एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी कि वह अपनी माँ को दिए गए वचन को किस प्रकार तोड़ दे। इस दुविधा में पड़ा हुआ वह कुछ करने में असमर्थ हो रहा था। कभी कभी राजू का प्रेम ललकारता और वह उससे मिलने के लिए तड़पने लगता। कभी कभी तो वह यह भी तय करने लगता कि संसार चाहे जो कहे या करे, लेकिन वह राजू की मांग में सिंदूर भरकर अपने घर एक ना एक दिन अवश्य लाएगा। उधर राजू का भी कालू के प्रति अपार और अनन्य प्रेम भाव है, लेकिन वह भी यह जानती है कि अब ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। जब कभी कालू राजू को बुलाकर अपने प्रेम का इजहार करते हुए उसे डांटता फटकारता था, तो राजू कालू को हिम्मत दिलाती हुई कहती थी कि राजू के सामने अभी इतनी मजबूरी नहीं आई है कि वह ऐसी हरजाई बनेगी, इसलिए तुम अपना कलेजा सवा मन का रखे रहो। तो इससे कालू को थोड़ी सी राहत अवश्य मिलती, लेकिन इससे प्रेम की तड़प कम नहीं होती। अपनी पत्नी भली से वह अधिक लगाव नहीं रखता था। इसके दो ही कारण थे। पहला यह कि उसका मन राजू पर ही टिका रहता था। दूसरा यह कि भली उसके और राजू के परस्पर प्रेम संबंध को अच्छी तरह से जान गई थी। यही कारण था कि आए दिन कालू और भली में खटपट मचा करती थी और फिर दोनों के बीच बोलचाल भी बंद हो जाया करती थी। इन दोनों के मनमुटाव और दूरी को राजू को ही कम करने का प्रयास करना पड़ता था। उधर माली घर में किसी को शांतिपूर्वक नहीं रहने देती थी। वह परमाडोसा और अपने पति को भी तीखी बातें सुनाने में लगी रहती थी। पन्नालाल पटेल ने मानवीनी भवाई की कथावस्तु में सरसता और विश्वसनीयता लाने का भरपूर प्रयास किया है। इसे ध्यान में रखकर उन्होंने कालू और राजू के संबंधों को उजागर करने का बार बार प्रयास किया है। इस तरह इस रचना की कथा में राजू के प्रति कालू का भरपूर आकर्षण और उससे मिलने की प्रबल इच्छा दिखाई गई है। ससुराल के संबंध के कारण कालू का राजू से बार बार जाना, राजू के घर बार बार जाना और उससे मिलना होता है। पत्नी भली
के साथ उसकी पटती नहीं है। राजू इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से जानती और समझती है। इसके साथ ही वह अपने पति दयाल जी के प्रति सच्ची निष्ठा बनाए रखती है। इस प्रकार वह एक आदर्श भारतीय नारी की सच्ची भूमिका निभाती है। कथाक्रम के आगे बढ़ाने के लिए एक घटना का उल्लेख इस प्रकार किया गया है कि एक दिन भली अपने मायके जाती है। वहाँ वह बड़े ही स्वाभाविक रूप से अपने जेठ की पुत्री से मिलती है। दिलचस्प घटना यह घटना है कि भली खेत में काम कर रहे कालू के लिए कलेवा राजू से भिजवाती है। राजू को देखते ही कालू खुशी से झूम उठता है, लेकिन दूसरे ही क्षण वह यह सोचकर दुख में डूब जाता है कि वह तो उसकी पत्नी नहीं है, अपितु वह एक पराई स्त्री है जिस पर उसका कुछ भी अधिकार नहीं है। उसे इस तरह दुखी हुए देखकर राजू उसे समझा बुझाकर खाना खिलाती है। राजू का थोड़ा सा सहचर्य पाकर वह अपने हृदय में छिपी हुई बात को कह डालता है कि उसे यह नहीं मालूम पड़ता कि उसे क्या चाहिए, लेकिन वह यह तो अवश्य जानता है कि उसे उसके लिए तनिक भी सुकून नहीं मिलता। लेकिन यह तो वो अवश्य जानता है कि उसे उसके बिना तनिक भी सुकून नहीं मिलता, मानो वह उसके कई जन्मों की प्यास बुझाने वाली एकमात्र साधन है। कालू कहता है राजू से, इसलिए उसके बिना तो उसकी प्यास की तड़प बुझ नहीं पाएगी। कालू को धीरे धीरे राजू की बातें समझ में आने लगती है कि उन दोनों के जीवन में जो कुछ घटित हो चुका है वही सत्य है और स्थायी है। दूसरे शब्दों में अब दोनों का प्रेमालाप अतीत की बात हो चुकी है, वर्तमान जीवन में उनका कुछ भी महत्व नहीं है। इस प्रकार की बातों को सही मानकर कालू राजू से ना मिलने और अपनी प्रेम वेदना को अपने ही अंदर दबा के रखने की ठान लेता है। इस प्रकार दोनों ही प्रेमी अलग अलग विरह भाव की पीड़ा और कसक लिए जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। कालू ने देखा कि उसके आसपास का वातावरण बहुत दुखद है। चारों ओर भय और असुरक्षा फैली हुई है। उस समय वहाँ पे भयंकर अकाल आई थी, बारिश नहीं हुई थी, अन्न को सब तरस रहे थे, मवेशी भूख की वजह से मर रहे थे। भूख की वजह से जो मानव थे उस समय, किसान थे, वे भूख से तड़प रहे थे। बहुत बुरी स्थिति थी। लुटेरे आके गोदाम अन्न लूट लिया करते थे। चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। चारों ओर भय और असुरक्षा फैली हुई थी। लुटेरों और ठगों का बोलबाला था। भूख से लोग वाग इतना कुछ भूल चुके थे कि अपने पेट भरने के लिए जानवरों को मारकर खा जाने में भी नहीं हिचकते। चूंकि कालू भी इसी भयानक वातावरण में जी रहा था, इसलिए उसकी भी स्थिति कम दुखद नहीं थी। उसके सामने ही उसके पशुओं को लुटेरे हाँक कर ले जाते थे, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता था। जिंदा जानवरों को जहाँ खाया जा रहा था और भूख की पीड़ा से जहाँ लोग हाहाकार मचा रहे थे, वहाँ एक कालू भला क्या कर पाता। इससे कालू बेबस और निरुपाय होकर वहाँ से वापस आकर भगवान पर इस प्रकार से बरस पड़ता था कि अकाल डालने वाले भगवान, तेरा सत्यानाश हो। तूने आदमियों की ये दशा की, तेरा वश चले तो देव में भी भिड़ जाऊं, मेरा वश चले तो देव से भी भिड़ जाऊं। अरे इस आसमान में छेद कर दूं, इससे उस समय छाए हुए दुर्भिक्ष
की कठोरता और भयंकरता का स्पष्ट चित्र उभरता है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि उस काल के वातावरण में फैले दुर्भिक्ष की काली छाया से न केवल कालू ही डरा हुआ था अपितु राजू भी। इसलिए उन दोनों का ही यह कहना था कि अच्छा हुआ उन बेचारों को मुक्ति तो मिली। दुर्विष की इस कठिन दौर में भी कालू राजू के प्रति अपने प्रेम भाव को कम नहीं पड़ने देना चाहता था। उसे तरोताजा बनाए रखने के लिए वह इस भयंकर समय में अपनी ससुराल राजू की खबर लेने चला जाता है। जब राजू इस कठिन परिस्थिति में उससे नहीं मिल पाती तो वह उसके प्रति व्याकुल हो उठता और फिर वह उसका ध्यान करते करते सपनों की दुनिया में सैर करने लगता है। इससे उसके सामने अपनी प्रेयसी राजू का पूरा शारीरिक सौंदर्य साकार हो उठता है। उधर राजू की दशा कालू से बिल्कुल अलग थी। वह समय के इस कठोर प्रहार से भी बदली नहीं। दूसरे शब्दों में वह एक आदर्श भारतीय नारी की भूमिका निभाने में सक्रिय बनी रही। इसके लिए वह अपने परिवार और अपने पति को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कदम बढ़ाती रही। एक बार वह कालू से अपनी आपबीती सुनाने लगी थी। एक दिन राजू बोलती है कालू से, एक दिन मैं दुकान पर अनाज लेने गई। सेठ ने मेरे शरीर का बखान किया और मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगा। उस दिन मैं खाली हाथ वापस आई। लौटते समय मेरे मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। मैं सोचने लगी कि यदि मैं मर्द होती तो उस सेठ का खून ही कर डालती और उसके गोदाम को भूखे लोगों द्वारा लुटवा देती थी। इसे सुनकर कालू राजू से जब यह पूछता है कि क्या वह सचमुच में अपने पति को बचाना चाहती है, तो उत्तर देते हुए राजू उससे यह कहती है, तुम ऐसा सवाल करते हो? गहना गुड़िया घर जमीन भी बेचना पड़े तो बेचकर उन्हें बचाऊंगी। यदि हम जीते रह गए तो फिर से बादशाही पैदा कर लेंगे। इस तरह राजू अपने पतिव्रता के धर्म से जरा भी नहीं डिगना चाहती। उधर अकाल का दानवी रूप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चारों ओर उदासी और भय का माहौल बन गया था। हर जगह अस्थि पंजर ही दिखाई देते थे। वर्षा की ना कहीं आशा थी और ना कोई कल्पना ही। सबके साथ कालू राजू भली और बचे हुए बच्चे पड़ोसी कस्बे डेगड़िया चले जाते हैं। यह इसलिए कि वहाँ के सेठों और साहूकारों ने अकाल पीड़ितों के लिए अन्न का भंडार खोल रखा है। डेगड़िया जाने से पहले ही लुटेरों ने दुष्ट माली को मार डाला था। आज के भाग में इतना ही। अगले भाग में और भी दूसरा भाग हम लोग सुनेंगे। धन्यवाद।